कॉमर्स के मेरे युवा छात्रों, अभी आप लोगों को मैं एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका मतलब है साझेदार का प्रवेश। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई एक नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब होता है कि जब भी साझेदारी फर्म में किसी भी तरह का बदलाव आता है तो उसे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। और साझेदारी का में बदलाव का क्या कारण बतलाए थे? जैसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि यदि लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन होता है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो साझेदार का पुनर्गठन हो जाता है। तो ये तमाम कारण है जिससे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि एक फर्म में साझेदार का प्रवेश। मान लेते हैं कि एक साझेदारी फर्म है, और साझेदारी फर्म का मतलब तो आप जान चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के तहत एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी। तो मान लेते हैं कि दो साझेदार है ए और बी। ए और बी मिलकर एक फर्म का निर्माण किए। अब ए और बी एक नया व्यक्ति सी को फर्म में प्रवेश देना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले से कितने साझेदार थे? ए और बी। और आपको मालूम है कि जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो वह अपने साथ क्या लाता है? पूंजी और ख्याति लाता है। तो मान लेते कि ए जब फर्म में प्रवेश पाया होगा तो वह कैपिटल लाया होगा। बी जब फर्म में प्रवेश पाया होगा तो वो भी कैपिटल लेकर आया होगा। तो स्वाभाविक है कि जब अब सी फर्म में प्रवेश पाएगा तो सी को भी उस फर्म में क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल। मान लेते कि अब ए जब 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, बी 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, अब सी आ रहा है तो आप बोलोगे सी कितना? तो सी को भी बोलोगे 2 लाख रुपया लाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ए और बी इस बिज़नेस को मान लेते कि 5 साल पहले से चला रहे हैं और 5 साल पहले वो 2 लाख रुपया लगाए थे। तो क्या आज के डेट में 2 लाख रुपया जो पूंजी लगाया था 2 लाख ही रुपया होगा? नहीं, वो बिज़नेस को इतने दिनों से चलाया है, इसको जमाया है ना, इसमें मेहनत करी, तब जाकर के वो साझेदार को फर्म में प्रवेश पा रहे हैं। तो ये फर्म जो पहले से चलाया जा रहा था जिससे फर्म का गुडविल बढ़ा है, तो जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो वो कैपिटल तो लाता ही है लाता, लेकिन कैपिटल के साथ साथ उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी लाना पड़ता है। और वो एक्स्ट्रा मनी इसलिए लाना पड़ता है कि चूँकि वो फर्म पहले से चलाया जा रहा है जिसमें ए और बी पूंजी तो लगाया, लेकिन पूंजी के अलावे भी इस बिजनेस व्यवसाय में बहुत सारा मेहनत किया, जबकि सी अभी का भी प्रवेश किया और केवल पूंजी लगा रहा है, पहले का मेहनत तो नहीं किया, तो उसे एक्स्ट्रा मनी लाना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। इसे एक उदाहरण तौर पर इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी एक फर्म में साझेदार है और उसने एक आम का पौधा लगाया। अब ये आम का पौधा लगाया मतलब छोटा सा पौधा लगाया। अब ये पौधा में डेली ए और बी पानी डाल रहा है, मेहनत कर रहा है ना। अब इसमें सी एक नया फर्म प्रवेश पाएगा 5 साल के बाद। तो ये जो 5 साल तक ए और बी मेहनत किया, 5 साल में इस फल में कोई फल नहीं लग रहा था। अब सी जैसे फर्म में प्रवेश पाया है तब तक ये पेड़ जो है वो कितने वर्ष का हो चुका है? 5 वर्ष। अब इसमें फल लगने लगे तो सी आज फर्म में प्रवेश पाया और आज से ही इसमें पानी डालना स्टार्ट करेगा और इसको इसमें से निकलने वाला फल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 साल मेहनत किया और ये आज ही मेहनत किया और इससे फल मिलने लगेगा, इसलिए सी को एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है और इस एक्स्ट्रा पैसा को ही हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। चलिए अब इसको हम और अच्छे तरह से समझ लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर,
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं साझेदार का प्रवेश। अब यहाँ पर सवाल उठता है साझेदार का प्रवेश कहाँ? तो साझेदारी फर्म में। और उदाहरण के तौर पर बताएं कि जब कोई फर्म, जैसे मान लीजिए इसमें 2 साझेदार ए बी, या मान लीजिए 3 साझेदार ए बी और सी एक फर्म में पहले से फर्म चला रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भैया एक और व्यक्ति को इसमें जोड़ा जाए ताकि काम करने में आसान हो जाएगा, और जब यह व्यक्ति आएगा तो कुछ पूंजी भी लाएगा जिससे व्यवसाय का और ज़्यादा विस्तार किया जा सकता है। तो मान लेते कि एक फर्म है जिसमें 3 साझेदार ए बी सी और मिलकर काम कर रहे थे। अब एक नया साझेदार जैसे ही फर्म में प्रवेश पाएगा तो अब साझेदारों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले था ए बी सी और डी। तो जैसे ही ये फर्म में नया साझेदार आएगा तो इसे हम लोग कहेंगे कि साझेदारी का क्या हो गया है? पुनर्गठन हो गया है। अब इसका लेखांकन कैसे करना पड़ेगा? तो देखना होगा कि जब साझेदारी का पुनर्गठन साझेदार का प्रवेश होने के कारण होते हैं तो निम्नलिखित लेखांकन किए जाते हैं। तो अब हमें देखना होगा लेखांकन की प्रक्रिया। क्या लिखना होगा? लेखांकन की प्रक्रिया। मतलब यहाँ पर देखना है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है और ऐसी स्थिति में निम्नलिखित लेखांकन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। वो लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब देखना यह है कि कौन सी लेखांकन प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो सबसे पहला ये आप जानते हैं कि जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो सबसे पहले जो उसका लाभ हानि का विभाजन है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तो मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया कि मान लीजिए इसमें 3 साझेदार ए बी और सी, तो जो भी लाभ हो रहा था या जो भी हानि हो रहा था उसे कितने साझेदार बांट रहे थे? 3, ए बी और सी। अब जैसे ही एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा यानी अब डी आ जाएगा तो अब साझेदारों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो पहले 3 लोग बांट रहे थे और अब कितने लोग बांट रहे हैं? 4। तो स्वाभाविक लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। तो जी हाँ, तो यही मैंने लिखा कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है और ऐसी स्थिति में निम्नलिखित लेखांकन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो सबसे पहला जो लेखांकन प्रक्रिया अपनाएंगे वो क्या होगा? तो होगा लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो क्या चीज़ सीखेंगे? लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा मैंने क्या कहा कि जैसे कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो स्वाभाविक है कि वो अपने साथ पूंजी लाएगा। तो मैंने आपको लिखा ना कि जैसे ए बी और सी अगर फर्म में साझेदार है तो जिस समय भी इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया होगा तो अपने साथ तो क्या लगाए होंगे? पूंजी लाए थे। तो अब जब भी कोई नया साझेदार इस फर्म में प्रवेश पाएगा तो उसे भी पूंजी लाना पड़ेगा। तो दूसरा क्या होगा कि जैसे ये पूंजी लाएगा तो इसके लेखांकन होंगे ना। और मैंने क्या कहा कि चूंकि यह फर्म पुराना है इसलिए इसे केवल पूंजी लाने से काम नहीं चलेगा, पूंजी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ख्याति। तो यहाँ पर दूसरा बनेगा कि नए साझेदार के द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि लाने पर। तो हम लोग दूसरा जो लेखांकन प्रक्रिया बनाएंगे वो क्या होगा कि नए साझेदार के द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि लाएंगे। अब तीसरा जो प्रक्रिया होगा वो क्या होगा? तो
तो वो यह प्रक्रिया होगा कि चूँकि आप पिछले के चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो आपको मालूम है कि तीसरा प्रक्रिया ये होगा कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, और पुनर्गठन कितने तरीके से होता है बाबू, फिर से आपको रिपीट कर दें, आप पिछले पढ़ चुके हैं पहले। क्या होता है? सबसे पहला कि जब लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। दूसरा, जब कोई नया साझेदार में प्रवेश पाता है। तीसरा, जब कोई साझेदार का अवकाश यानी फर्म से बाहर जाना चाहता है। फिर जब कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है, या जब दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिल जाते हैं तो साझेदारी फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। और जिस समय साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस समय क्या होता है? लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर फर्म में कोई पुराना संचय या पुराना लाभ हानि या पुरानी ख्याति वगैरह रहती है तो उसे साझेदारों के बीच क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। और उस समय अगर कोई भी संपत्ति या दायित्व है तो उन संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पुनर्गठन के समय यदि फर्म में कोई पुराना संचय, लाभ या हानि है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देना चाहिए। और चौथा जो है वो अंतिम है कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस समय संपत्ति और दायित्वों का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो चौथा हो जाएगा कि पुनर्गठन के समय यदि कोई संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन मतलब रीवैल्यूएशन, फिर से अगर मूल्यांकन हुआ है, रीवैल्यूएशन हुआ है तो उसका लेखांकन करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने आज जाना कि आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब है साझेदार का प्रवेश। कहाँ साझेदार का प्रवेश? तो साझेदारी फर्म में। उदाहरण के तौर पर मैंने बतलाया कि मान लेते हैं कि एक साझेदारी फर्म है जिसमें 3 साझेदार हैं जिसका नाम ए, बी और सी है। अब ये ए, बी, सी यह चाहता है कि फर्म में एक और व्यक्ति को जोड़ा जाए, तो इसने डी को फर्म में प्रवेश दिया। तो अब इसकी साझेदारों की संख्या ए, बी, सी और डी हुई, और इसी प्रक्रिया को हम साझेदार का प्रवेश कहते हैं। यानी कि जब कोई साझेदारी फर्म में एक नया साझेदार प्रवेश पाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम साझेदारी का प्रवेश कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, इसे अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि साझेदार का प्रवेश क्या होता है तो आप बताओगे कि जब किसी भी साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश पाता है तो उसे हम साझेदारी फर्म का प्रवेश कहते हैं, यानी साझेदार का प्रवेश कहते हैं। और यह प्रक्रिया पुनर्गठन कहलाता है। पुनर्गठन क्यों कहलाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी कोई साझेदारी फर्म का निर्माण होता है तो यह एक समझौते के आधार पर होता है। तो पुराना जो समझौता होगा उस समझौते में क्या लिखा हुआ रहेगा कि इसमें 3 साझेदार ए, बी और सी है। अब जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाया जाएगा तो क्या यही समझौता रहेगा कि समझौता में बदलाव होगा? तो जी बदलाव होगा, क्योंकि इस समझौते के अंतर्गत मात्र 3 साझेदार ये ए, बी और सी। अब जैसे ही एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो पुराना समझौता खत्म हो जाएगा और इसके बीच एक नया समझौता आएगा। यानी कि लेकिन फर्म जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल समझौता में बदलाव आएगा। और ऐसा ही
को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसीलिए मैंने प्यारे स्टूडेंट कल एक वीडियो पिछले सैटरडे को भेज दिया था कि जिसको पढ़ लोगे तो आपको साझेदारी पुनर्गठन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कि जब किसी साझेदारी फर्म में एक नया साझेदार प्रवेश पाता है तो उसे हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। और जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमें कौन कौन से लेखांकन करनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा लेखांकन की प्रक्रिया। तो जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में निम्नलिखित लेखांकन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। तो सबसे पहला जो लेखांकन प्रक्रिया अपनाते हैं वो क्या है, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। और अभी हम लोग जब सवाल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे। और पहला क्या होगा, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो मैंने कहा कि जैसे 3 साझेदार ए, बी और सी है, तो जो भी फर्म में लाभ या हानि होगा वो कौन बांट रहे थे, ए, बी और सी। अब जैसे कोई एक नया साझेदार डी आ जाएगा तो अब साझेदारों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो अब फर्म में जो भी लाभ या हानि होगा उससे 4 लोग बांटेंगे। तो क्या पहले के अनुपात में ही बांटेंगे, जी नहीं, लाभ हानि में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो इसका लेखांकन हमें करना पड़ेगा और इसी पे सवाल हमें बनाने होंगे। तो पहला लिखा गया लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा है नए साझेदार के द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि लाने पर। तो जब कोई एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा, जैसे यहाँ पर डी पा रहा है, तो क्या मुफ्त में साझेदार बन जाएगा, तो आप कहोगे नहीं सर, इसके लिए पूंजी और ख्याति लानी होगी। तो जी हाँ, ये पूंजी लाता है और पूंजी के अलावा जो एक्स्ट्रा राशि लाता है उसी को हम लोग ख्याति कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा नए साझेदार के द्वारा पूंजी तथा ख्याति की राशि लाने पर। तीसरा है कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो पहले से जो संचय होते हैं, पहले से जो लाभ या हानि होते हैं उसे साझेदारों के बीच बांट देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसलिए कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 साझेदार ए, बी और सी थे और डी फर्म में बाद में प्रवेश पाया, तो पहले से जो भी लाभ इसने कमाया है, जो भी इसने पैसे जमा किए हैं, तो उस पर किसका अधिकार होगा, तो इसी 3 का होगा। डी तो बाद में आया है ना, इसलिए जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो उसी समय जो ए, बी और सी यानी कि पुराना साझेदार है, पहले से अगर कोई भी लाभ, हानि या जमा राशि है उसे क्या कर लेता है, बांट लेता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है नए साझेदार के द्वारा पुनर्गठन के समय यदि फर्म कोई पुराना संचय लाभ हानि है तो उसे साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देना चाहिए। और अंत में जो 5वां पॉइंट है कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है यानी फिर से नया परिवर्तन हो रहा है तो उसी समय कुछ कुछ संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होता है। अगर होगा तो उसकी एंट्री करेंगे और नहीं होगा तो नहीं। तो यहाँ पर लिखा गया पुनर्गठन के समय यदि कोई संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसका लेखांकन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से आप जान गए कि ये जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदार का प्रवेश, और इस साझेदार का प्रवेश में कल से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन कितने तरह के होंगे, तो 4 तरह के होंगे। पहला शुरुआत में क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के बारे में। सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो पूंजी और ख्याति लाता है, उसके बारे में जर्नल पढ़ेंगे। फिर तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे कि जिस समय साझेदारी का फर्म का पुनर्गठन हो रहा है तो अगर उस समय पुराना संचय या लाभ हानि है तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देना चाहिए। और चौथे नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उस समय संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको आप अच्छे से इसका नोट्स बना लेना और कल से फिर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्वेश्चन जो होगा वो क्या चीज़ होगा, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन पर हम लोग सवाल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।